आज इरादा था अच्छी अच्छी बातें करेंगे, लेकिन अच्छी अच्छी बातें करने का हौसला भी करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन भी जमा करते हैं, फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि अच्छी बात रह जाती है। ईद में 2 दिन रह गए हैं और आज हुकूमत की जानिब से ईद का तोहफा दे दिया गया है आवाम को। 4 रुपये 92 पैसे फी यूनिट बिजली बढ़ा दी गई है, फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बढ़ाई गई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक तो कराची के लोगों को जो रोजाना शोर डालते हैं और वो समझते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है दुनिया में वो सिर्फ कराची वालों के साथ हो रहा है, और उसके जिम्मेदार जो है ना एक खास जमात है, उन पर वो लागू नहीं होगा। दूसरा, वो जो लाइफ लाइन सारिफीन है उन पर भी लागू नहीं होगा, लेकिन ये अमलन लागू नहीं होगा। कराची का सारिफ जो है वो तो उस ओवरऑल महफूज रहेगा हर तरह से इस इजाफे से, लेकिन क्योंकि वो केयर एक्ट ने बढ़ाया नहीं है, लेकिन जो लाइफ लाइन सारिफ है उस पर क्या असर पड़ेगा इस पर आगे चल के बात करेंगे। साथ साथ आपको बताएंगे कुछ पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का मामला है। भाजपा गौर अब से थोड़ी देर पहले गए थे, थोड़ी देर पहले नहीं तो 2-3 घंटे पहले गए थे इलेक्शन कमीशन, और फिर चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन रुकवाने की भी पीटीआई कोशिश कर रही है। इन तमाम हवालों से बात करेंगे आगे चलकर। मुझे तो आप जानते ही हैं, मैं एजाज अहमद हूँ, और हमेशा आपको हमेशा ऐसी खबर दी जो आगे चलकर सच्ची साबित हुई, और इसीलिए आपसे दरख्वास्त करते हैं बार बार के मैं नया दौर न्यूज़ के लिए चूँकि काम करता हूँ, बिलॉन्ग करता हूँ, तो नया दौर न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, और उसके नतीजे में आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और इंसाइट मिलता रहेगा। नाज़रीन, लेकिन इससे पहले एक और इम्पोर्टेंट खबर है जो ईद के हवाले से 20 खानदानों के लिए बड़ी खबर है। 20 अफराद जो है 9 मई के मुजरिमान हो चुके थे, उनको अदालतें सजाएं सुना चुकी थी, उनको रिहा कर दिया गया। ये खबर भी सब जानते हैं। अब ताज़ा इत्तला है कि वो सब अपने अपने घरों को पहुंच गए, सेटल हो गए, ये भी सब जानते हैं। लेकिन उस हवाले से एक नई रिपोर्ट मंजर आम पर आई है। उसके मंतजात जो है वो खासे खुशकुन भी हैं। यूँ समझिए कि ये 20 अफराद को 9 मई की हंगामा आराई में मुख्तलिफ शहरों से गिरफ्तार किया गया था। उन्हें जो मुतालिका फौजी अदालतें थी उनमें पेश कर दिया गया था, उनके मुकदमे चले, और वो तकरीबन 10-10 माह से कैद में थे। मुकदमे चले, सजाएं हो गई इन 20 लोगों को, और इन 20 लोगों को जो सजाएं हुई तो अब उनके 1 साल के 9 माह मुकम्मल हुए थे, बाकी 19 के 20 माह मुकम्मल हुए थे। सजाएं भी तकरीबन 19 लोगों को भी 1-1 साल की सजा दी गई थी। शायद एक साहब को 19 महीनों की सजा दी गई थी या 20 महीनों की। बहरहाल अब इतना ये है कि आर्मी, और ये जो रिपोर्ट सबमिट की गई ये सुप्रीम कोर्ट में भी सबमिट कर दी गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि इनके जो नॉन हीनियस क्राइम्स हैं उन्हें उनके केसेस को हमदर्दी से देखा जाए, और अटॉर्नी जनरल ने फिर 4 रोज 5 रोज पहले यकीन दिलाया था कि कुछ लोगों को रिहा कर रहे हैं। तो उसी सिलसिले में ये रिपोर्ट पेश की गई है, अटॉर्नी जनरल ऑफिस में भी जमा करा दी गई है, सुप्रीम कोर्ट में भी जमा करा दी गई है, और इस रिपोर्ट के मुताबिक आर्मी चीफ ने इनको पार्डन किया है। आर्मी एक्ट पाकिस्तान का जो है वो या एयरफोर्स एक्ट या नेवल एक्ट, ये इस बात की इजाज़त देता है कि जो फौजी सरबराह है वो अपने अदारे में जो लोग आर्मी एक्ट के तहत, नेवल एक्ट के तहत, एयरफोर्स एक्ट के तहत सजा पाते हैं, वो उनको माफ़ी दे सकता है एक सर्टेन लेवल तक। और अगर वो सजाए मौत है तो उसको भी वो इख्तियार है, लेकिन वो जो लवाहिकीन होते हैं, अगर वो कातिल है तो लवाहिकीन की मर्जी से हो सकता है ये सब कुछ। तो ये कुछ कंडीशन होती है, लेकिन आर्मी चीफ का ये इख्तियार होता है कि वो नॉन हीनियस क्राइम्स में या कम दर्जे के जराइम में माफ़ी दे सके मखसूस हालात में, और मखसूस हालात में दिया करते हैं आर्मी चीफ माफ़ी। ये फाइल आर्मी चीफ को पेश की गई थी इन 20 अफराद की सजाओं की, और उसमें उन्होंने ये देखा कि चूँकि अदालतों ने 1-1 साल की सजा सुनाई ज़्यादातर को, और ये लोग भी वो लोग थे जो वक्ती इश्ताल में थे या उन्हें इश्ताल किसी और ने दिलाया था, और उन्होंने कोई ऐसा नुकसान नहीं पहुँचाया था रियासत के मफादात पर या रियासत की मिलिट्री माइट पर बराह रास्त हमला नहीं किया था, उसमें मुलव्वस हुए थे, और अदालतों ने भी हल्का हाथ रखा, तो वो उन्होंने माफ़ी दे दी, पार्डन दे दिया अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए। और ये इख्तियार सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, दुनिया भर में होता है ये इख्तियार, क्योंकि फ़ौज के अंदर जो चीज़ें हो रही होती हैं उनकी सज़ा का और जज़ा का निज़ाम फ़ौज के अंदर ही मौजूद होता है, और उसमें माफ़ी भी शामिल है। बहरहाल इनमें से इतना ये कि ये बताया गया इस रिपोर्ट में कि तमाम लोग अपने अपने घरों को बाखैर वाफियत पहुँच गए हैं। एक बच्चे ने तो बड़ा दिलचस्प जवाब दिया था, जो एक सजा याफ्ता शख्स का बेटा है। उसे जब मतीउल्लाह जान ने पूछा बड़े होकर क्या बनोगे, तो उसने कहा फौजी अफसर।
تو بہرحال اب یہ لوگ اپنی اپنی زندگی میں واپس لوٹ آئے ہیں. ان سب کو مبارک ہو, امتحان خانہ کو مبارک ہو. 2 دن کے بعد عید بھی ہوگی یا 3 دن کے بعد ہو جائے گی. اگر کل چاند نظر نہیں آیا تو انشاءاللہ پرسوں تو نظر آ ہی جائے گا. تو اس حوالے سے یہ خوش کن بات ہے. لیکن یہ اس بات کی بھی یقین داری مطلب یہ بات اس جانب بھی اشارہ کرتی ہے کہ ہمارے ادارے ہیں یا شخصیات ہوں یا حکومتیں ہوں, یہ عام لوگوں کو ہمیشہ ستانے پر تیار نہیں رہتے ہیں. اب اگر آپ کسی پر حملہ کریں گے تو آپ کو کچھ تو سزا دے گا, لیکن جب رحم کی معاملہ آتا ہے تو ریاستیں ہو یا ادارے ہو یہ رحم بھی کیا کرتے ہیں, اور یہ کرنا بھی چاہیے. یہ اس کو اپلاس کرنا دینا چاہیے, بگ راؤنڈ آف اپلاس دینا چاہیے کہ 20 لوگ جو جن کے بارے میں یہ تصور تھا کہ انہوں نے 9 مئی کو حصہ لیا, ان کو معافی مل گئی. بہت اچھی بات ہے, ان سب کو مبارک ہو. اور اس کے ساتھ ناظرین ایک اور اب آ جاتے ہیں ذرا وہ ان کو تو معافی مل گئی لیکن قوم کو معافی نہیں ملی. حکومت نے تحفہ دے دیا. وزیر اعظم صاحب سعودی عرب کا دورہ مکمل کر کے وہاں سے واپس آئے ہیں. $5,000 کی سرمایہ کاری کے وعدے لے آئے ہیں, اور وہ فیز 1 کا پروگرام ہے, اس کے بعد اور بھی ہوگی. اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ مہنگائی کم ہو جائے گی, لیکن یہ $4.92 فی یونٹ اضافہ کر دیا بجلی کی قیمت میں, اور یہ فوری طور پر لاگو ہوگا. میں آپ اس سے متاثر ہوں گے کہ الیکٹرک کے صارفین پر یہ اضافہ لاگو نہیں ہوگا, اس لیے ان پر کسی قسم کا برڈن نہیں پڑے گا. اب حکومت کا دعویٰ یہ ہے کہ جو لائف لائن صارفین ہیں ان کے اوپر بھی بوجھ نہیں پڑے گا. پتہ نہیں حکومتیں یہ فیصلے کیسے کر لیتی ہیں, کیسے طے کر لیتی ہیں. لائف لائن صارف پر یہ $4.92 یونٹ جو ہے, یوں سمجھیے کہ اس فرق کیجیے کہ یہ جو لائف لائن یونٹ ہوتا ہے یہ 50 یونٹ تک کا ہوتا ہے. تو اگر ان پر $5 لگ رہے ہیں تو $250 کا بوجھ ان کے اوپر نہیں پڑے گا زیادہ سے زیادہ, ٹھیک ہے. لیکن اس $4.92 کے نتیجے میں جو مہنگائی دیگر چیزوں پر ہوگی وہ تو یہ لوگ بھی خریدیں گے نا, کپڑا خریدیں گے, کچھ دال روٹی خریدیں گے, آٹا خریدیں گے. تو کیسے یہ کہا جا سکتا ہے یہ حکومتیں پتہ نہیں کیوں یہ مذاق کرتی ہیں, اور عید کے موقع پر بھی وہ غریب آدمی سے مذاق کرتی ہیں. اور یہ بڑا ظلم کی بات ہے. آپ کیا بس اعلان کر دیں کہ ٹھیک ہے ہم نے اضافہ کر دیا, آپ کا راج ہے, آپ کی نگری میں لوگ جی رہے ہیں تو مجبوری ہے ان کی. بہرحال لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ کو ایک اور مزے کی بات بتائیں کہ پی ٹی آئی اس بات پر تلی ہوئی ہے کہ چیئرمین سینیٹ کا الیکشن نہ ہونے دے. اب پی ٹی آئی کے چیئرمین بھی بیرسٹر ہیں, ان کے جو لیڈر آف دی اپوزیشن نامزد ہونے کو ہیں سینیٹ میں وہ بھی بیرسٹر ہیں. بیرسٹر وہ ہوتے ہیں جو دنیا کے 5 پہلی جو قانون پڑھانے کے ادارے ہیں برطانیہ میں, 5 انچ, وہ ان سے ہی پڑھ کر آتے ہیں, تو وہی بیرسٹر کہلاتے ہیں. باقی ایڈوکیٹ ہوتے ہیں, اور بیرسٹر صرف وہ 5 جو ہے اداروں کے سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں. بڑے اچھے لوگ ہیں. اب ایسا تو نہیں ہے کہ ان کو آئین اور قانون کی سمجھ نہیں ہے. آئین میں ٹرائیکاٹمی آف پاور طے ہے. مثلاً عدلیہ, مقننہ اور ایگزیکٹو, ان تینوں کے اختیارات طے ہیں, اور ایک دوسرے کے اختیارات میں ٹریسپاس نہیں کیا جا سکتا. عدلیہ حکومت عدلیہ کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتی, عدلیہ انتظامیہ کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتی, اس وقت تک نہیں کر سکتی جب تک کہ کوئی خلاف ورزی نہ ہو رہی ہو. مثلاً کوئی فیڈرل سیکریٹری اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر رہا ہے اور وہ عدالت تک معاملہ پہنچ جاتا ہے, تو پھر تو عدالت کو دیکھنا ہوگا, حکومت کو بھی دیکھنا ہوگا. لیکن جو حکومت کے ثوابدیدی اختیارات ہیں ان میں مداخلت نہیں ہو سکتی. مقننہ جو ہے پارلیمان, اس کے اختیارات میں تو بالکل مداخلت نہیں ہو سکتی. اس کا حق قانون سازی ہے, اس پہ ختم نہیں کیا جا سکتا. اس کا جو قانون بناتے وہ آئین میں لکھا ہے کہ جو آئین سازی کر دے مقننہ, اس میں اس کو نہیں چھیڑا جا سکتا. لیکن ہمارے خیر عدالتیں اپنے دائرہ اختیار خود بڑھا لیا کرتی ہیں. لیکن اس میں معاملہ یہ ہے کہ کل چیئرمین سینٹ کا الیکشن کا ڈور ڈالا جا چکا ہے, اور صبح رات 9 بجے جو ہے وہ سیشن ہے. سینیٹرز جو ہے وہ اپنا حلف اٹھائیں گے جو 9 منتخب سینیٹر ہیں, اور پھر اس کے بعد شیڈول اناؤنس ہوگا. اور یہ میری اطلاع یہ ہے کہ یہ کل ہی سارا کام مکمل کر دیا جائے گا. 12-1 بجے تک وہ کاغذات نامزدگی جمع ہوں گے. اس کے بعد پھر پہلے چیئرمین سینیٹ کا الیکشن ہوگا. یہ رولز کہتے ہیں چیئرمین سینیٹ کا الیکشن ہوگا, اور اس وقت ایسی صورت میں کہ جبکہ آؤٹ گوئنگ چیئرمین ریٹائر ہو چکا ہو یا نہ ہو, تو پھر صدر مملکت جو ہے وہ سینئر ترین رکن کو نامزد کرتے ہیں, اور اسحاق ڈار صاحب کو نامزد کر دیا گیا ہے اجلاس چیئر کرنے کے لیے, کیونکہ وہ اور رضا ربانی بڑے سینئر ارکان ہیں, اور اسحاق ڈار کی پوزیشن بھی سینئر ہے, تو وہ چیئر کریں گے کل کا سیشن.
पहला हल्फ लेंगे, उसके बाद चेयरमैन का वो इलेक्शन कराएंगे। चेयरमैन का इलेक्शन होता है तो फिर जो चेयर होती है वो उनसे हल्फ लेती है, यानी इसहाक डार ही चेयरमैन से हल्फ लेंगे और उसके बाद फिर डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब होगा। लेकिन आपको एक और दिलचस्प बात ये बताएं कि कल यूसुफ गिलानी का तो मैदान में है, हुकूमत की जानिब से राहत जमाली है, मीर जफरुल्लाह खान जमाली जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म थे और नून लीग से उनका ताल्लुक भी है, उनकी भांजी हैं या भतीजी, उनकी करीबी रिश्तेदार हैं, उनको डिप्टी चेयरमैन दिया जा रहा है। इस तरह बलूचिस्तान वापस आ जाएगा फेडरेशन के उहदों में। तो उनको नून लीग ने के टिकट से वो उम्मीदवार मुंतखब हुई है, तो बलूचिस्तान से तो उनको डिप्टी चेयरमैन सेनेट बनाया जा रहा है, लेकिन अब सामने कोई नहीं है, तो इस बात के इम्कानात हैं कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन अनअपोज्ड इलेक्ट हो जाए। अब इसमें आज पहले पीटीआई के 5 अरकान ने, जिसमें सैफुल्लाह आप लोग भी शामिल थे, उन्होंने पहले डॉक्टर ज़रका, उन्होंने हाई कोर्ट पे जाकर पिटीशन कर दी पीटीआई की जानिब से कि ये सेनेट इलेक्शन रोका जाए, और पीटीआई ने अदालत ने समाअत की, फिर उसके बाद फैसला महफूज कर लिया। फैसला महफूज का 2 घंटे बाद सुना दिया और अदालत ने इलेक्शन कमीशन से भी रिपोर्ट मांग ली कि केपी में क्यों इलेक्शन रोका, और फिर नोटिस कर दिए, टाइम कोई नहीं दिया, लेकिन चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन नहीं रोका। क्यों नहीं रोका ये आपको बताते हैं, लेकिन डॉक्टर ज़रका ने कहा कि हम इलेक्शन में हिस्सा भी लेंगे, तो हो सकता है वो कल अपना उम्मीदवार सामने ले आए। अगर उम्मीदवार ले आए तो फिर वोटिंग होगी। उसके साथ साथ जो है बाद इन्हीं 5 अरकान ने जाके सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को ये दरख्वास्त दे दी कि ये इलेक्शन ना कराया जाए। चेयरमैन का मौक़िफ़ उनका ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन नहीं हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में अदालत ने कहा था कि आप हल्फ लें, स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा ने खिलाफ वर्जी की अदालती हुक्म की, हल्फ नहीं लिया। मेरी राय में स्पीकर को भी हिदायत नहीं की जा सकती अदालत की जानिब से, लेकिन ये मामला ऐसा था कि जिसमें ये वो मामला है जो आईनी और कानूनी, जिसमें चूंकि वैक्यूम नहीं क्रिएट करना होता, तो वैक्यूम जहाँ आने का खदशा हो वहाँ अदालत जो है वो हिदायत जारी कर सकती है। मदाखलत फिर भी नहीं की, अदालत ने हिदायत जारी कर दी, लेकिन वो हल्फ नहीं हो सका और उसके नतीजे में इलेक्शन नहीं हो सका, क्योंकि जब हल्फ ही नहीं उठाया अरकान ने, तो और बड़ी तादाद थी अरकान की, नताइज तब्दील होने का था, 2-3 सीटों पर असरदार होने का मामला था। अब आ गया चेयरमैन का इलेक्शन। इसमें नाज़रीन, इसमें कानूनी पोजीशन और आईनी पोजीशन बड़ी वाज़ेह है कि अगर तो अरकान इतने हो हल्फ ना उठाने वाले कि नताइज तब्दील हो जाए, तो फिर तो इलेक्शन नहीं हो सकता, लेकिन वो अरकान इतने नहीं है, सिर्फ 11 हैं, तो फिर इलेक्शन हो सकता है और फिर सूबे की रिप्रेजेंटेशन भी मौजूद है। तो आईनी और कानूनी तौर पर कोई बात नहीं है। मैंने काफ़ी माहिरीन से बात की थी, सेनेट पे भी जो माहिरीन है उनसे भी बात की थी, तो ये इलेक्शन नहीं रुक सकता। अदालत का तो कोई सवाल ही नहीं है कि अदालत जो है पार्लियामान को ये हिदायत कर सके कि आप ये इलेक्शन रोकें, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। अदालत ने बिल्कुल अच्छा किया, लेकिन पीटीआई की कोर कमेटी ये कहती है कि ये तो हमारे साथ जाती हो रही है, हमें रोका जाए, चेयरमैन सेनेट को रोका जाए। उनके बकौल उनके ये एक वैक्यूम है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम है, लेकिन जो कि है नहीं मेरे ख्याल में। बहरहाल उसके बाद जो है वो चेयरमैन पीटीआई जो है वो मैं उनको चेयरमैन पीटीआई इसलिए कहता हूँ कि वो खुद दावेदार है, हालांकि आईनी और कानूनी तौर पर वो भी चेयरमैन नहीं है। वो पहुंचे इलेक्शन कमीशन, उन्होंने कहा कि जी अब 1 महीने से ज़्यादा हो गया हमारे इलेक्शन को, तो हमारे नताइज जारी किए जाए, सर्टिफिकेट जारी किए जाए। और फिर उन्होंने खुद ही मीडिया को बताया कि शायद इलेक्शन की वजह से मसरूफ़ है अमला, तो इस वजह से बाद में होगा, आज मुलाकात ही हो सकी। लेकिन इसमें नाज़रीन आईनी कानूनी पोजीशन तो वही है कि जो इलेक्शन ही अगर फॉल्टी है तो फिर सर्टिफिकेट कैसे जारी हो सकता है। बहरहाल उन्होंने ये कहा है कि बहुत हो गया जी, हमारे इलेक्शन कराए जाए, ये अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए। फिर उन्होंने कहा बहुत हो गया, आपसे बड़ी जाती हो रही है, हाउस मुकम्मल नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी नहीं है, जबकि नुमाइंदगी मौजूद है। बहरहाल इन हालात में उन्होंने ये कहा है कि हमें हमारे इंतखाबी नताइज को तस्लीम किया जाए। तो नाज़रीन बड़ी देर की मेहरबान आती है, क्योंकि बहुत देर हो गई। इलेक्शन कमीशन में भी आज बस जिसको पंजाबी में कहते हैं घुटनों पर से मिट्टी झाड़ना, शायद उसके लिए पहुंचे, उनको भी पता है कि उनकी दरख्वास्त अभी मंजूर नहीं हो सकती। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, बल्कि वो सुन लीजिए ज़रा, ठीक है, अब तक के लिए इतना ही। वो मैं पहले बात कर चुका हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ, और अब मुझे इजाज़त दीजिए नाज़रीन, खुदा हाफिज़।